सकता है अगर कॉमन गर्ल्स को भी इसके बारे में उतनी अवेयरनेस हो जितनी कि एक लीगल पर्सन को होती है। तो ओवर टू मिस महविश, सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि व्हाट इज डॉवर, महर एक्चुअल में है क्या, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन आवर सोसाइटी शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली और हमारी लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली। बेसिकली व्हाट इज डावर, हम अगर देखते हैं तो महर की हम बात करते हैं। इट इज द सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच इज पेड टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। हम अगर देखते हैं तो मोस्टली हम बात करते हैं कि हमारे पास हनफी लॉ में 10 दरहम्स हैं, मलिकी लॉ में 3 दरहम्स हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने डावर कितना फिक्स करना है। डावर कितना भी फिक्स हो सकता है। डावर डिपेंड करता है सोशल स्टेटस ऑफ हस्बैंड के ऊपर। अगर सोशल स्टेटस हस्बैंड का अच्छा है तो आप डावर ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मोस्टली जब भी डावर फिक्स होता है दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। इसके साथ साथ डावर सिर्फ और सिर्फ निकाहनामा में मेंशन नहीं होता। अगर हम डिफरेंट केसेस देखें तो ऐसे लोग जो कि लीगली उनके पास नॉलेज नहीं होती लॉज के बारे में, वो क्या करते हैं, उन्होंने मेहरनामा भी साथ साथ में लिखा होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एक निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसी तरह मेहरनामा के ऊपर वो एक प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट करते हैं कि इतना महर जो है वो स्पेसिफाई किया गया है निकाह के टाइम में, और उसके ऊपर विटनेसेस भी रखे होते हैं। और सिर्फ मेहरनामा ही नहीं होता, इसके अलावा लोगों ने अक्सर औकात स्टाम्प पेपर के ऊपर एडिशनल उनकी जो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स, एग्जैक्टली। होते हैं वो भी उन्होंने लिखे होते हैं कि ये भी राइट। हमारे स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो है हम एक अलग स्टाम्प पेपर के ऊपर रख रहे हैं कि मैरिज के दरमियान अगर कुछ होता है तो द हस्बैंड विल बी बाउंड टू पे दिस थिंग और दैट थिंग। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है काम करते हैं लोग। मोस्टली हमारे पास सबसे जो एक बात ये है कि मोस्टली ख़वातीन जो है वो अपना निकाहनामा शादी के वक्त देखती हैं। तो मेरे ख्याल से निकाहनामा जो है वो ख़वातीन को पहले देना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि उनका महर क्या फ़िक्स्ड होना चाहिए। ये एक राइट ख़वातीन को दिया गया है, लेकिन मोस्टली आपके फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि महर में आपके क्या लिखा जाए। सो महर इज़ बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। और ये जो है ख़वातीन को एक शादी में एक शौहर जो है वो रिस्पेक्ट के तौर के ऊपर देता है। इसके साथ साथ जो महर होता है उसकी एक ये कंडीशन भी है कि एक हस्बैंड के ऊपर उसका एक, क्योंकि हम अगर देखें तो हस्बैंड के पास वास्ट पावर्स होते हैं, चाहे वो हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें या हम लॉज के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उनके उनके पावर के ऊपर एक चेक भी है। सो दिस इज बेसिकली डावर। एग्जैक्टली और इसमें क्योंकि हमारा टॉपिक आज का बेसिकली ये है कि हम लीगली देखने के साथ साथ चीजों को एक सोशल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। तो इफ वी गेट इन टच विद द सोशल नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में, तो आई डोंट थिंक सो कि वुमेन आर लाइक उनको इतनी दी जाती है अथॉरिटी टू डिसाइड देयर ओन महर। लाइक इफ वी सी तो घर का कोई बड़ा या कोई और फर्द जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई वली हो सकता है आपका, तो व्हाट शुड बी लाइक अ गर्ल अवेयर ऑफ कि अगर वो अपनी मर्जी से कोई महर रखवाना चाहती है। एंड अनदर क्वेश्चन फॉर यू हियर, लाइक हम सिर्फ महर में कैश या कोई रकम या कोई ऐसी चीज के अलावा इफ इन केस ऑफ प्रॉपर्टी और समथिंग एल्स अगर वो डिमांड्स हो, अगर एक लड़की खुद महर सेलेक्ट करना चाहती है तो उसके लिए हमारे पास क्या रिलीफ्स होंगे? देखिए हमारे पास तो सबसे पहले आप मनी भी रखवा सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आपकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। अगर आपने बहुत सारे निकाहनामे देखे हों और हम केसेस जब करते हैं उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल 5 मरले का प्लॉट उसके ऊपर 10 साल में या 5 साल में घर बनवा कर देगा, तो कंडीशंस भी होती है महर में। कंटिजेंट, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन होती हैं। इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, एक स्पेसिफाइड डावर होता है और एक नॉन स्पेसिफाइड डावर होता है। एग्जैक्टली। अगर आप कहें तो मैं इसको ज़रा एलाबोरेट कर लूँ। जी जरूर, हम आपसे स्पेसिफाइड ओवर और इसके अलावा हम आपको प्रॉम्प्ट और डेफर्ड की तरफ भी थोड़ी सी आपकी, अगर आप उस पे इफ यू वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन दैट एज वेल। स्पेसिफाइड में ये है कि आप प्रॉपरली आपने निकाहनामा में स्पेसिफाई किया होता है या मेहरनामा में स्पेसिफाई किया होता है कि आपने क्या डावर फिक्स किया है। अनस्पेसिफाइड डावर में डावर स्पेसिफाइड नहीं होता और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो डावर लिखा ही नहीं गया होता। अब हम स्पेसिफाइड डावर तो आपने लिखा है, स्पेसिफाइड में हमारे पास फिर एक होता है प्रॉम्प्ट डावर, एक होता है डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर ये है कि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, वो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है उस टाइम भी पे हो सकता है, और जब भी वाइफ जो है वो डिमांड करती है, वो किसी भी टाइम डिमांड करे तो उसको प्रॉम्प्ट डामर उस वक्त दे दिया जाएगा ऑन हर डिमांड। फिर अगर इसके अंदर हस्बैंड जो है वो डिमांड पूरी नहीं करते या उसने
प्रॉम्प्ट डावर जो है उसकी डिमांड करनी है, तो उसके लिए उनके पास कुछ कंडीशंस भी हैं। जब तक उनका डावर उनको ना दिया जाए, तो तब तक वो क्या-क्या कर सकती हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट डावर के लिए ये है कि वो रिफ्यूज़ कर सकती हैं, जो कंजुगल राइट्स हैं उनको रिफ्यूज़ कर सकती हैं। लेकिन एक बार अगर मैरिज कंसुमेट हो जाए, तो फिर वो रिजेक्ट नहीं कर सकती कंजुगल राइट्स को। तब उसके बाद जब उनके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि जब एक बार मैरिज कंसुमेट हो गई और वो अपना प्रॉम्प्ट डावर डिमांड करना चाहती है, तो फिर उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट्स में अपना केस जो है वो परसू करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जहाँ तक डेफर्ड डावर की बात आती है, तो वो कब पेएबल होता है? वो पेएबल होता है एट द टाइम ऑफ द डाइवोर्स, और जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है उस टाइम पे डेफर्ड डावर पे किया जाता है। जो अनस्पेसिफाइड डावर है, उसके हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं? अनस्पेसिफाइड डावर मोस्टली डावर जिन केसेस में नहीं लिखा गया होता और हम कहते हैं कि डावर मेंशन नहीं था, तो इन्हें कोई डावर नहीं दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे केसेस जो हैं वो पाकिस्तान के बनने से पहले एआईआर में भी रिपोर्ट हुए हैं, इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स की भी जजमेंट्स हैं कि जब डावर स्पेसिफाइड ना हो, तब खवातीन का डावर क्या होगा। उस सूरत में खवातीन का सबसे पहले तो आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द सोशल स्टेटस ऑफ द फादर ऑफ द ब्राइड। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है सोशल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि हस्बैंड कितना कमा रहा है। सबसे पहले सोशल स्टेटस देखा जाएगा उसके फादर का। उसके बाद देखा जाएगा कि उनके जो फैमिली है, जो ब्राइड की फैमिली है, उसके अंदर डावर कितना फिक्स किया गया है पहले, चाहे वो उनकी सिस्टर्स का था, उनकी मदर का था, और स्पेसिफिकली उनके फादर के सिस्टर्स का क्या जो है वो डावर था। इसमें हम कस्टम्स को भी फॉलो करते हैं, और इसमें सोसाइटी में भी देखा जाता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रही हैं, जिस जो कस्टम्स उनके फैमिली में चले आ रहे हैं, उसमें क्या डावर फिक्स किया जाता था। तो जो डावर वहाँ पे फिक्स्ड होगा, वही डावर इस ब्राइड का भी कंसिडर किया जाएगा और वो पेएबल होगा बाय द हस्बैंड। इसके साथ इसमें कुछ हाउ टू इन्फोर्स द डावर, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपके आगे आते रहेंगे, हाँ तो जी, इसको बिल्कुल। लेकिन हमारे पास हस्बैंड जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकते डावर, जब तक कि एक ब्राइड या जो वाइफ है वो उसको वेव ना कर ले, या वो उसको उसकी रिटेंशन ना हो जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं, इसको इंशाल्लाह भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स थी डावर की, और ओवर टू यू। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डावर को। इसमें एक चीज हमारे पास कल्चरल हमारे पास वैल्यू ये है कि अगर तो अनस्पेसिफाइड डावर है एंड द गर्ल हु इज द ब्राइड शी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, और एट अ टाइम बीइंग उसे पता चल भी जाए कि इफ द डावर वाज अनस्पेसिफाइड बट शी हैज द कंप्लीट राइट टू हैव इट फ्रॉम हर हस्बैंड, तो उस सूरत में आप उसका क्वांटम क्या फिक्स करेंगे? एज जैसे आपने बताया कि हम सोशल स्टेटस जो है वो सबसे पहले देखेंगे फादर ऑफ द ब्राइड का, उसके बाद उसके हस्बैंड का। तो आप इसको किस तरह से हमारी सोसाइटी में कस्टमरी वैल्यू, इसका मतलब कि लीगल पर्सपेक्टिव से ज्यादा एक सोशल पर्सपेक्टिव इस पे जो है वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हम अपने कस्टमरी वैल्यूज को साथ साथ लेकर जा रहे हैं। और इसमें एक चीज हम आपसे और पूछेंगे वो ये है कि अगर रिकवरी ऑफ डॉवर में अगर फीमेल के पास सिर्फ कोर्ट का ऑप्शन है, तो हाउ विल बी द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट? एंड बेसिकली आप अगर हम बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर आप ये एलैबोरेट करें कि व्हाट आर द हर्डल्स दैट द गर्ल हैज टू फेस while she's carrying her case to the court, और उसके ऊपर क्या सोसाइटल प्रेशर होता है, क्या फैमिली प्रेशर होता है इन चीजों में, अगर आप इस पर थोड़ी सी लाइट हमारे लिए करें तो। हमारे पास ये होता है कि मोस्टली आप कोर्ट में जब केसेस लेके आते हैं डावर के, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपने जब डावर में आपका निकाहनामा देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे निकाहनामा फिल करते वक्त बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली केसेस में लिखा होता है कि अदा कर दिया गया। मोस्टली आपने देखा ही नहीं होता कि महर कितना, क्योंकि मोस्टली गोल्ड के केसेस में जब आपकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड होती है कि ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है जो इनके नाम पर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी है डावर की शक्ल में, तो वो तो बहुत ईजी होता है कि अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो आपने ट्रांसफर कर दी है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी होती है, वो आप क्लेम कर सकती हैं। और अब तो हमारे पास प्रॉपर्टी एक्ट भी आ गया है, तो खवातीन को उनके जो राइट्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। और इस प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आपका जो डावर है, आपके जो डावरी आर्टिकल्स हैं, वो भी एक खातून की प्रॉपर्टी कंसिडर की गई हैं। तो इसके अंदर जब आप कोर्ट जाते हैं, आप डावर का केस करते हैं कि मेरा इतना डावर था और ये मुझे रिटर्न कर दिया जाए, तो सबसे पहले जब भी जज देखते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो ये देखते हैं
कि क्या ये अमाउंट शादी के वक्त अदा कर दी गई थी या अदा नहीं कर दी गई थी। अगर वो अमाउंट अदा कर दी गई है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो तो बहुत इजीली आप रिकवर कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर डिस्प्यूट्स आते हैं वो गोल्ड के केसेस में आते हैं, या जो मॉनेटरी वैल्यू जो रखी गई होती है कि 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तो उसके ऊपर काफी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या होती है कि अगर आपके निकाहनामा में लिखा है कि अदा कर दिया गया था, और लेटर ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस में आता होता है कि आपके हस्बैंड ने वो गोल्ड बेच दिया है, या आपकी सास ने आपसे ले लिया है, या वो गोल्ड आपसे लेके आपको घर से जो है आपको फोर्स किया है कि आप घर छोड़ के चली जाएं, या आपको घर से निकाल दिया गया है। तो फिर खवातीन के लिए ये प्रूफ करना कि डावर उनसे ले लिया गया था एट टाइम्स बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए एविडेंस जो है वो लाना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए उनको विटनेसेस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो मोस्टली जब डिस्प्यूट्स आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, तो उसके अंदर बहुत कम ही थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, और अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर मौजूद है, तो वो मोस्टली फैमिली होती है हस्बैंड साइड की। तो इसलिए खवातीन को ये चीज़ें प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें ये होता है कि आपने विटनेसेस देने होंगे, आपने एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस तैयार करनी होती है, उसके अंदर कुछ ऑफिशियल विटनेसेस होते हैं जिसके अंदर आपका एक निकाह रजिस्ट्रार होता है, एक निकाह ख्वाह होता है। तो वो भी ये पहले बताएंगे कि एट द टाइम ऑफ मैरिज वेदर दिस मच गोल्ड और दिस मच प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर टू द ब्राइड और नॉट। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वो कर दी गई थी या नहीं कर दी गई थी। हमने 50 तोला गोल्ड लिखा है, तो क्या 50 तोला गोल्ड ही दिया गया था? क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा भी है कि आपने 50 तोले गोल्ड तो लिखा है कि अदा हो गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसका वेट नहीं किया और वो 50 तोले गोल्ड नहीं है, वो 10 तोले गोल्ड है। तो इस किस्म के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा कोर्ट्स में आते हैं। तो उसको फिर डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एविडेंस मौजूद हो, विटनेसेस मौजूद हो, और ये चीज भी डिटरमिन करना जरूरी है कि ये जो गोल्ड दिया गया था, या जो प्रॉपर्टी दी गई थी, या जो कैश दिया गया था, उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ निकाह विटनेसेस मौजूद हों। अब जब वो घर छोड़कर चली गई हैं या उन्हें निकाल दिया गया है, तो उसके लिए भी वो प्रॉपर एविडेंसेस देंगी। अगर उन्हें निकाला गया है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि मारपीट हो जाती है और उन्हें निकाला जाता है, वो सिर्फ एक जोड़ा कपड़े में निकलती है, तो फिर अगर मारपीट हुई है तो उन्हें एफआईआर लॉन्च कर लेनी चाहिए। वहां पे उनके पास थोड़ा बहुत प्रूफ आ जाता है। अगर नहीं है तो बहुत सारे विटनेसेस ऐसे होते हैं जो उनके कंडीशन से उनको पता होता है कि ये हालात थे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास ये है कि लड़की के जो ब्राइड होती है उसके भाई बहन इसके एविडेंस लेकर आते हैं कि हम इन हालात से वाकिफ थे, और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने ये गोल्ड बेच दिया गया था। अगर वो गोल्ड बेच दिया है तो कोशिश करें कि उसकी रिसीट्स आपके पास हो, या इस किस्म के एविडेंस को आप रिकॉर्ड कर लें। लेटर ऑन आपको बहुत सारी जो इस किस्म के डिस्प्यूट्स हैं उससे आप बच जाते हैं। तो ये होता है, और आपको फिर एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। जो आपका डावर को प्रूव करने की बात होगी तो आपको विटनेसेस जो है वो प्रोड्यूस करने होंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने सारे जितने भी इंस्टेंसेस हैं उसको रिकॉर्ड कर लें। और अपने लॉयर से स्पेशली, वो ऐसे भी हैं हमारे साथ कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो फैक्ट्स प्रॉपरली नहीं बताते, तो अपने लॉयर से भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, उनको प्रॉपर फैक्ट्स भी देने चाहिए। और आपने जो है ये सब चीज़ें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा अपने पास एविडेंस सेव करना है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना है। ऑरल भी आपके एविडेंस एक्सेप्ट होती है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में जब भी केस आता है तो मोस्टली खवातीन के फेवर में ही उसको दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तब कुछ केसेस में जो है आपको अपना आपको प्रूफ करना, अपना केस प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओवरऑल हमारे पास जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स अनअवेयर होती हैं इन चीज़ों से, फैक्ट्स से, टेक्निकलिटीज से। दे डोंट नो इवन के एट द टाइम ऑफ निकाह विटनेसेस कौन थे। सम ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास विटनेसेस जो होते हैं वो फैमिली के वो मेंबर्स होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं होते, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास बहुत क्लोज रिलेटिव्स विटनेस होते हैं। तो फैमिली कोर्ट्स में क्या डॉवर की रिकवरी के लिए जो है वो आपके सिबलिंग्स या आपके किसी और फैमिली मेंबर की जो है एज ए विटनेस अगर उन्हें प्रोसीड किया जाए, तो इज इट एक्सेप्टेबल? बिल्कुल, इट इज़ एक्सेप्टेबल। आपके फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, और मोस्टली आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो आपके जो कंडीशंस हैं, जो आपके हालात हैं उनसे वही वाकिफ होते हैं। कोई थर्ड पर्सन को तो आपके बारे में पता नहीं होता। और Exactly.
मोस्टली जितने भी फैमिली केसेस हैं उन सब में जो आपके विटनेसेस होते हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, या आपके ऑफिशियल विटनेसेस होते हैं, या इसके अलावा वो विटनेसेस होते हैं जैसे कि आपके नेबर्स हो गए। उनको पता है कि आपकी सिचुएशंस क्या है, आपके हस्बैंड ने आपसे कुछ बेच दिया, क्योंकि आपके जो नेबरहुड में आपके लोग होते हैं उनको ज्यादा पता होता है आपकी कंडीशंस का। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है उससे भी वो वाकिफ होते हैं। तो आपके नेबर्स भी इसके अंदर पार्टी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स पार्टी हो सकते हैं, और कोई ऐसा बंदा, या वो लोग भी पार्टी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने जिस ज्वेलर को अगर वो ज्वेलरी बेची है, या किसी थर्ड पर्सन को वो ज्वेलरी बेची है, और वो एज अ विटनेस आना चाहते हैं कोर्ट में, तो वो भी आपका एक बहुत अच्छा एविडेंस जो है वो बन सकता है कोर्ट के अंदर। तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। इवन एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हस्बैंड के फैमिली से भी कोई आके आपके विटनेस बन के आपकी एविडेंस दे सकता है कि ये गोल्ड बेच दिया गया था या इनसे ले लिया गया था। तो ये सारे जो है विटनेसेस हो सकते हैं आपके डावर के केस में। परफेक्टली राइट। तो टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड है, हम इस चीज को थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन जो हम डॉवर से रिलेटेड आपसे करेंगे कि आप जुडिशरी का क्या रोल देखती हैं इन इन द करंट टाइम्स और इन द फ्यूचर। हमारे पास क्या ऐसी अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे हम जुडिशरी का एक प्रॉपर रोल देख सकते हैं फैमिली लॉज में और स्पेसिफाइड टर्म्स में इन रिकवरी ऑफ डॉवर, और इससे रिलेटेड इश्यूज और जो कंप्लाइंस हमारे पास आती हैं उसमें हम क्या रोल ऑफ जुडिशरी देखते हैं प्रेजेंट में, और व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स फॉर इट? देखिए, जुडिशरी बहुत अहम रोल अदा करती है फैमिली केसेस में, और स्पेसिफिकली डावर के केसेस हो, मेंटेनेंस के केसेस हो, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। डावर के केसेस, चूंकि अगर आप स्पेसिफिकली रिकवरी ऑफ डावर का केस करेंगे, क्योंकि मोस्टली जब केसेस होते हैं तो उसके अंदर डावरी आर्टिकल्स भी शामिल होते हैं और दूसरी मेंटेनेंस भी शामिल होती है। जुडिशरी का रोल रही है कि वो इस चीज़ को डिटरमिन करें, क्योंकि जिन केसेस में डिस्प्यूटेड नहीं है डावर और जिसके अंदर वो क्लियर है, तो उन केसेस को टाइमली डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली अगर आप डावर का केस भी करते हैं तो वो सालों साल चलते हैं। मेरे ख्याल से एक टाइम फ्रेम रखना चाहिए जिसके अंदर ये केसेस को डिसाइड करें। दूसरा, हमारे पास एविडेंस जो है वो टाइमली उसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि एविडेंस जो है उसमें ये होता है कि आपके बहुत सारी एडजर्नमेंट्स आ रही होती हैं। अगर एक हस्बैंड साइड से उस केस को काफ़ी ज़्यादा उसमें डिले आता है, उसकी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथन कर लेते हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन उसको बढ़ा देते हैं, सिर्फ वो सिर्फ खवातीन को प्रेशराइज करने के लिए। क्योंकि अगर वो डावर का केस कर रही है तो इतना उनको प्रेशराइज कर दिया जाता है कि इन रिटर्न उन्हें खुला का केस जमा करना पड़ता है, या इस किस्म की दूसरी केसेस, मेंटेनेंस के केसेस जमा करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जुडिशरी को ये डिटरमिन करना चाहिए कि अगर डावर का केस है और 6 मंथ्स में एक केस को डिसाइड करना है, तो विद इन द टाइम फ्रेम उसको डिसाइड कर लिया जाए। उसके ऊपर हेयरिंग्स जो हैं उसमें शॉर्ट डेट दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से जो है ये चीज़ बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, डावर के केस में ये कि जो ऑफिशियल विटनेसेस हैं उसमें जब आप डाइट मनी सबमिट करवा देते हैं उसके बाद भी ऑफिशियल विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नोटिस उनके पास जाने के बाद वो अपेयर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑफिशियल विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करना कोर्ट की जिम्मेदारी है, और उसको मेरे ख्याल से टाइमली कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि केसेस जो हैं वो जल्दी वाइंड अप हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल राइट्स ऑफ वुमेन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कम डिस्कशन की जाती है। हम मेंटेनेंस को रिलेट करते हैं मेल हेड ऑफ द फैमिली से, लेकिन अगर एक फीमेल इन सारे ट्रॉमा और स्ट्रक्चर से गुजर रही है एंड इवन देन शी इज नॉट पेड बाय हर डॉवर, तो कोई भी चीज उसके पास जो है उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रही, और एट द टाइम एक खुला का केस फाइल करना, सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कंप्लीटली प्रेशराइज हर इन द सोसाइटी। तो जुडिशरी का एक प्रॉपर रोल होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा, इट वुड बी ग्रेट स्टेप्स कि अगर हम एक टाइमलाइन जो है फ्रेम कर दें इसके लिए कि हमारे पास इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसकी जो है वर्डिक्ट आना चाहिए और हमें रिकवर कराना चाहिए उसे, इट विल बी ग्रेट। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ब्रीफली हमारे पास जो है वो मेहर का सारा टॉपिक कंप्लीट किया। मूविंग ऑन टू मिस समारा, अगर आप हमें सुन रही हैं काइंडली तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मिस समारा मोहसिन, आर यू विद अस? जी प्लीज। We really apologize to keep you waiting for us, but हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम आपसे completely डिस्कस करेंगे, coming to the second basic thing of the society in our country, dowry. So सबसे पहला सवाल जो बहुत बेसिक है वो ये कि what do you think about the concept that we have in our society that we have framed for centuries now, और क्या आपकी insights हैं इस context में dowry के concept में? डाउरी बेसिकली हम
उन चीज़ों को कहते हैं जो किसी भी ब्राइड को उसके पेरेंट्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं. इट इंक्लूड्स सम मूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली, इंक्लूडिंग योर होम यूटेंसिल्स लाइक इलेक्ट्रिकल गुड्स और समथिंग एल्स लाइक दैट, गोल्ड ज्वेलरी, कोई भी इन कैश आप ब्राइड को पेरेंट्स की तरफ से एट द टाइम ऑफ हर मैरिज जब उसके पेरेंट्स देते हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं डाउरी में. और ये एक कह लें आपके इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि मैं ज़रूरी समझूंगी इससे पहले बताना कि ये डाउरी मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके ओरिजिन क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स जो कि मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी. मैंडेटरी डाउरी वो जो कि ऑन डिमांड पर हो, जिसमें डिमांड की जाए कि जो पेरेंट्स से एज अ डिमांड ये गर्ल्स के कोई भी आपके जो इन लॉज हैं बेटी के वो आपसे डिमांड करें या उसका हस्बैंड डिमांड करें, वो बेसिकली इस मैंडेटरी डाउरी में आता है. और हिंदुइज्म से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखें तो इस्लाम में इसका सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. डाउरी कहाँ से आया है, ये बेसिकली हिंदू कल्चर से आता है कि जब हिंदुइज्म में एक्चुअली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बेटियों को शेयर वो लोग पहले नहीं देते थे. इनहेरिटेंस शेयर गर्ल्स के लिए नहीं होता था, जिसमें उन्होंने जब शादी करते थे बेटियों की तो जो भी उनके नज़दीक आप दे सकते थे, अब एट द टाइम ऑफ मैरिज वो अपनी बेटियों को देते थे और वो कहकर वो उन्हें भेजते थे कि यही इनका सारा कुछ शेयर है. और उनके ससुराल वाले भी इस चीज़ को समझते थे इम्पॉर्टेंट कि इसी टाइम पर जो इनको मिल रहा है यही सब कुछ है. और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कंसिडर किया जाता था उस टाइम पर कि ये इस डाउरी की इंपॉर्टेंस भी तब यही थी कि ये तब जो भी डिमांड्स हैं जो भी सब कुछ है वो उनके आगे रखी जाए. मगर इस्लाम में इसका सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कॉन्टिनेंट में जब इस्लामाइजेशन हुई फिर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया. फिर डाउरी को एक जहेज का नाम दिया गया जो कि वर्ड तजहीज़ में से निकला, जिसमें विच इज़ एन अरबिक वर्ड तजहीज़, उसमें से ये वर्ड निकला. और उसका पर्पस ये था स्टार्टेड टू जर्नी समथिंग. और ये इनका उस इस्लाम में तब भी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तब थोड़ी सी चीज़ें मैनिपुलेट हो गई और ये जो डिमांड्स थी लोगों की एक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स में कन्वर्ट हो गई. जो गिफ्ट्स दिए जाते थे वो मोर एक्सपेंसिव हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा बर्डन गर्ल्स के पेरेंट्स पर पड़ता गया, जो कि लेटर ऑन एक सोशल इवल में कन्वर्ट हो गया जिसको हम आज डाउरी कहते हैं. आपने जैसा बहुत अच्छे से एक इसका बैकग्राउंड समझा दिया कि हमारे पास इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल कतई मौजूद नहीं है जहेज का या डाउरी का या व्हाटएवर. गिफ्ट एक सेपरेट थिंग है. लाइक इफ वी कंसीडर कि एक लड़की जो है वो अपना घर बार, पेरेंट्स, फैमिली, एक सब कुछ छोड़ के अगले घर जा रही है, प्रोबेबली द पेरेंट्स शुड फील कि हम उसे वो सब कुछ दे सकें, दैट शी डजंट मिस अस एनीमोर. So gifts is a separate thing. लेकिन जैसे आपने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में आने के बाद चीजें काफी मैनिपुलेट हो गई and the concept just became somehow legal और मतलब हमारी सोसाइटी में ये प्रिवेल कर गई चीज. तो जैसे कि हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ये था कि इनहेरिटेंस में there is no part for the females. Whatever they gain at the time of the marriage, that's all from the parents. लेकिन हमारे पास इनहेरिटेंस लॉज में विरासत में लड़की का मुकम्मल हिस्सा है जिसकी बहुत एलेबोरेशन है, प्रॉपर तौर पर उसे बताया गया है. सो व्हाट वुड यू थिंक कि अगर आज के दौर में हमारे पास हमारे कल्चर में दैट डॉटर्स आर बीइंग डिनाइड देयर पार्ट इन इनहेरिटेंस एंड दे आर जस्ट गिवन डॉरी एट द टाइम ऑफ द वेडिंग एंड दे आर सेड दिस इज ऑल दैट यू हैव फ्रॉम अस एंड दैट इज ऑल. सो आपके क्या रिव्यूज होंगे इस पे? अब तो इस तरह की जो लेटेस्ट जो अब है जो सिचुएशन है उसमें इस तरह का नहीं है, जो कि अब तो इतनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और इवन पीपीसी में एक एक्सक्लूसिवली सेक्शन 498A इस चीज़ को डील करता है, जिसमें ये क्लियरली उन्होंने बताया गया कि बाय डिसीटफुल और इलीगल मीन्स आप गर्ल्स को उनके इनहेरिटेंस शेयर से नहीं कर सकते अलग. जब भी सक्सेशन ओपन होती है तो आप उसको बाय डिसीटफुल मींस आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हैं तो इट में भी आप उसको इसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि एक इम्प्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 10 years और फाइन ऑफ 1 million rupees. ये क्लियरली उसमें उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ सेक्शन 498A पीपीसी में. और ये वाली लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग इस चीज से गिव अप करते ही नहीं है. लोग इस डाउरी का मतलब, और इसमें सबसे ज्यादा जो तबका पिस रहा है वो मिडिल क्लास है और वो जो पुअर क्लास है, जो बहुत ज्यादा एलीट क्लास है,
उनके लिए शायद ये इतना इशू नहीं है, उन्होंने फिर भी इसको किसी ना किसी तरह अमेंड किया या कुछ अवेयरनेस आ गई है कि जनरेशन में, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके अंदर इतने इस चीज़ के इश्यूज हैं और हम उसको शायद ख़त्म नहीं कर सकते ड्यू टू जस्ट कस्टमरी प्रैक्टिस। अदरवाइज लॉ एक इसको जो डील कर रहा है, डाउरी एंड गिफ्ट रिस्ट्रेंट एक्ट 1976 को डील कर रहा है, बेसिकली वो है, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 5,000 से ज़्यादा का आप इसमें आप जहेज नहीं दे सकते, अगर आपने देना भी है तो उसकी लिमिट ये हो, उसमें उन्होंने क्लियरली, लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिस के स्ट्रांग होने की वजह से उसकी वो एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि लोग इस चीज़ को ख़त्म कर ही नहीं रहे हैं, इसमें इतनी ज़्यादा कस्टमरी प्रैक्टिस का रोल है बेसिकली। परफेक्टली। अब आपने जैसे जिक्र किया है हमारे पास गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 का, थोड़ा सा इसकी तरफ जो है वो आते हैं। एक लेजिस्लेशन आपके पास हो चुकी है एंड इट हैज बीन डिवाइस्ड कंप्लीटली, ऐसे क्या हमारे पास एक तो कस्टमरी वैल्यूज हमारे पास इंडीड इफ अ थिंग इज कमिंग फ्रॉम अ टाइम मेमोरियल, सो हम उसको इतनी जल्दी इरेडिकेट भी नहीं कर सकते, बट इवन दो कि दिस इज अ टाइम ऑफ अवेयरनेस, दिस इज अ टाइम व्हेन पीपल नो अबाउट देयर राइट्स, और यहाँ पर अब हमारे पास एक ऐसा एरा है जब इतनी ज्यादा अवेयरनेस होने के बावजूद भी हम जानते हैं कि दैट इज अ सोशल इविल, वी नेम इट एज अ सोशल इविल, वी से जहेज एक लानत है, बट स्टिल वी गिव डाउरी टू आवर गर्ल्स। तो क्या ऐसे कॉजेस हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं कि हमारे पास एक लेजिस्लेशन होने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? व्हाई इज इट दैट एक्सेसिव डाउरीज हम दे रहे हैं, और हम खुद भी जानते हैं कि बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग कि आपकी सारी जमा पूंजी जिंदगी की वो आप अपनी एक बेटी या एक बहन की शादी में इन्वेस्ट कर दें, एंड इन रिटर्न आपके पास घर में फाके हो, तो व्हाट वुड इट मेक फॉर हर, कि उसे भी तो हालात पता ही होंगे। सो व्हाट आर द बेसिक रीजंस कि हम एक लेजिस्लेशन होने के बावजूद भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सके अभी तक? सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है बेसिकली कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बेटियों की जिंदगियां इस इशू से एटलीस्ट खराब हो। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते तो कल को बेटियों को ऐसे ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, या उनको टॉर्चर होना पड़ता है, या उनके कुछ भी उनको ऐसे हस्बैंड की तरफ से या हस्बैंड की फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे उनको उन पे ससुराल वाले उनको ऐसी टॉन्ट्स करते हैं या उनको ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि जो बिल्कुल अनअफोर्डेबल है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ अच्छे मैच के लिए अच्छे मैचेस उनके लिए हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कम से कम उनकी बेटियों को बातें ना सुननी पड़े ड्यू टू दिस कस्टमरी प्रैक्टिस। उनको एक इस सोशल इविल की वजह से ये मेन रीजन सिर्फ यही है। और वो इसकी एक ऐसी आप कह लें कि इसका एक इम्पैक्ट है कि जब बेटियां पैदा होती हैं बहुत छोटी होती हैं तभी से पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि कल को कहीं ये इश्यूज ना हो तो हम अभी से चाहे खुद उनके पूरे ना हो रहे हो, मीन्स खुद वो बहुत मुश्किल से कर रहे हो गुजर बसर, लेकिन उनके जहन में होता है कि हमारी बेटियों को कल को ऐसा कोई इशू ना हो, क्योंकि ऐसा कोई लॉ इतनी एक्सटेंड तक उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है जो कि इस चीज़ पर रोक सके, इस चीज़ पर उनको कोई पनिश कर सके कि आपने ऐसा क्यों किया या आपने ये चीज़ क्यों नहीं की है। ऐसा कंपैरिजन है एक कि वो आपको नाना करते भी देना पड़ता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो या तो बच्ची की एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी या उसको कोई उसके मैच का रिश्ता नहीं मिलेगा सही, और आप फिर या वेट करें या फिर आप इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाए। परफेक्टली ऑलराइट। आपने वाकई ये हमारे पास एक सोसाइटल प्रेशर डेवलप हो चुका है इन चीज़ों पे जिसे हम चाह के भी खत्म नहीं कर पा रहे। तो आप क्या समझती हैं कि अगर इफ दिस लेजिस्लेशन वाज एंटेल्ड बाय सम पनिशमेंट्स और सम थिंग्स टू जस्ट, जिस तरह हमारे पास डेटरेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सो व्हाट डू यू कंसिडर कि अगर हमारे पास कोई ऐसे डेटरेंस वाले फैक्टर्स होते हैं इस लेजिस्लेशन में, या इफ वी वर बीइंग अवेयर कि अगर हम 5,000 से ज्यादा डॉलरी दे रहे हैं तो इट माइट कॉज सम लाइक रिपरकशंस, तो हमारे पास कोई ऐसी चीजें होती तो क्या ये सिस्टम थोड़ा चेंज हो सकता था? ये सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाता है, हो सकता है अगर आप इसमें प्रॉपर इसकी एप्लीकेबिलिटी हो, कोई पनिशमेंट्स हो ऐसी जिसके बाद आप 2 और 3 केसेस में भी ऐसा करें तो दोबारा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का सोच भी सकता है कि आप उस दोबारा से आप इस कहें कि आप इस जो अब आजकल प्रिवेल कर रहा है, जिस तरह से डाउरी की कस्टम प्रिवेल कर रही है कि जिस तरह आप जहेज भर भर के कैश और गोल्ड वगैरह देते हैं, और इस चीज़ को रोकने का तो यही तरीका है कि आप कोई इस तरह की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखें और क्लियर करें कि अगर ऐसा कोई करे वन डिश के दरमियान में एक दफ़ा गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई थी जो कि गवर्नमेंट चेंज होती है वो दोबारा से हो जाता है सारा कुछ। और जो एक्सपेंसिव गिफ्ट स्पेशली कहाँ पर ये है कि आप बहुत बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दें, आप इनको किसी भी तरह कम करें। आप जो एक नॉर्मल एक इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो वो इसराफ के वैसे ही अगेंस्ट बात होता है कि इसराफ ना हो, जो कि आप सादगी से जितना मैक्सिमम कर सकते हैं दोनों फैमिलीज पर, ग्रूम और ब्राइड दोनों की फैमिलीज पर कोई बर्डन ना पड़े, उससे आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इतना ज़्यादा ये सिस्टम प्रिवेल कर चुका है कि इसको कंट्रोल करना बहुत
मुश्किल है। और सबसे बढ़ के अगर कोई भी फीमेल अपनी डाउरी के लिए कल को कोर्ट्स में जाना चाहती हैं तो उसके लिए इतने इश्यूज हैं वहां पर कि वो आप उसको इतना कुछ फेस करना पड़ता है, एटलीस्ट 6 months to 2 years कह लें कि उसके केस को कंप्लीट होने में लगते हैं। और उसके बाद का जो फिर डिक्री का आता है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री में इतना टाइम लगता है कि इंसान सोच के ही चुप कर जाता है कि उसमें वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और क्या क्या हैं जो रोकने पड़ते हैं और रुक जाते हैं, जिससे ये सारा प्रोसीजर अच्छा खासा स्लो हो जाता है। Exactly. तो इस पे हम एक और चीज थोड़ी सी कंपैरिजन की तरफ आएंगे। मैं विश्वविप से भी मैं ये जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर हम ऑन द मेल साइड हम देखते हैं, इस बार आपकी माइक ऑन है, काइंडली से टर्न ऑफ कर देंगे, बहुत शुक्रिया। तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मेल साइड पे हम ये देखें कि हमारे पास आता है डॉवर, ठीक है। अब उसकी अगर अनस्पेसिफाइड है तो हम दो चीजें देखते हैं, दैट इज परफेक्टली, अगर आपने कहा कि सोशल स्टेटस ऑफ द फादर और द ग्रूम। सो व्हाई नॉट इन डॉवरी? अगर हम जहेज में ये चीज क्यों नहीं देखते कि व्हाट इज द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन जो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, या वो भाई जो अपनी बहन की शादी कर रहा है। और दूसरी चीज के अगर हम थोड़ा सा सोशल पर्सपेक्टिव पर आकर लाइक लीगली जो है वो इसे थोड़ा सा साइड पर रख के सिर्फ सोशल पर्सपेक्टिव पे देखें, तो क्या हम इतना ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर सकते अगली फैमिली के साथ कि आपका भी बर्डन जो है वो कम हो जाए और उनका भी कम हो जाए? तो अगर डॉवर में हमारे पास स्पेसिफिकेशन है कि हम सोशल स्टेटस को देख के उसे जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन डॉवरी? तो मिस महविश, आप इस पे क्या कहेंगी? देखिए, जहाँ तक डावरी की बात आती है तो इस्लाम में भी और हमारे कानून में भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आपने कितने डावरी आर्टिकल्स देने हैं या कितनी डावरी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि डावरी में सिर्फ और सिर्फ डावरी आर्टिकल्स नहीं दिए जाते। आजकल तो लोग आपसे, जो ग्रूम की फैमिली है वो आपसे फ्लैट्स मांग रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मारुति की कार मांगी जाती है, पहले ये हम हिंदुओं में बहुत ज़्यादा देखा करते थे। आजकल पाकिस्तान में भी लोग ऐसे लड़की को प्रेफर करते हैं कि उनको पता हो कि फलां मॉडल की हमें गाड़ी भी मिल जाएगी, और फिर लड़की को ताने भी बहुत दिए जाते हैं कि तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारे वालिद साहब का इतना अच्छा सोशल स्टेटस है, इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें गाड़ी नहीं दी, तुम्हें फ्लैट नहीं दिया, तुम्हें कोई ज़मीन गिफ्ट में नहीं दी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल इस चीज़ को ये एक बहुत बड़ा ईवल है, और बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारी सोसाइटी में, एक इस्लामिक सोसाइटी होने के बावजूद, अगर ये हमारे इर्द गिर्द, हमारे अपने रिलेटिव्स में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में इम्बेड हो गई है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। इसको हमें ख़त्म करना चाहिए, और ये ख़त्म ऐसे ही होगी कि इसके ऊपर सबसे पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून साजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सोशली जो हमारे जितने भी लोग हैं उनको भी डिस्करेज करना चाहिए, और सबसे पहले हमें खुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें खुद एक इनिशिएटिव लें, और डावरी जो हम लेते हैं सबसे पहले अपने बहुओं से लेना बंद करें, या जो माँ बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप डिमांड्स बंद करें। जैसे कि मेरे घर में ये खिड़की है, यहाँ पे काउच बहुत प्यारा लगेगा, तो सास पहले इसी बहू को कह देती कि यहाँ काउच का आना बहुत जरूरी है, ये ऐड कर देना, वरना फिर आपको पता है कि आपको क्या फेस करना पड़ेगा लेटर ऑन। बिल्कुल ये आपसे चीज खत्म होना जरूरी है, और मेरे ख्याल से ऐसे लालची लोग जो आपसे डिमांड्स करते हैं उनके साथ रिश्ता करने से अच्छा है कि आपकी बेटी घर पे बैठी रहे या किसी अच्छी जगह उसका रिश्ता हो। क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि बेटी घर पे ना रह जाए, घर में बूढ़ी ना हो जाए, तो उस वजह से सारी उम्र का जो आपने कमाया होता है वो एक शादी पे आप दे देते हैं, बाद में आपके जो घर वाले होते हैं उनको फाके करने पड़ते हैं। तो एक एलीट क्लास जैसे हमारा ने भी बात की, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो बहुत मुश्किल है वो उन लोगों के लिए है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, ठीक है, जो एक एवरेज फैमिली है उनकी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए ये एक अपने लिए, बल्कि सब लोगों के लिए, अगर एलीट क्लास कितनी भी एलीट क्लास हो जाए, आप मर्सिडीज गाड़ियाँ और ये चीज़ें आप नहीं दे सकते। आप अपनी मर्जी से दें, या इनहेरिटेंस में अगर बेटी को एक राइट मिलता है, अगर उसमें उसको मिलता है तो वेल एंड गुड। लेकिन जो लोग आपसे ये डिमांड करते हैं, सबसे पहले तो ऐसे लोगों से रिश्ते तोड़ दें। ये मैं सोशल पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। और दूसरा ये है कि आप जब अपनी बेटी की शादी करें तो सबसे पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि ये लोग कैसे हैं, और मेरे ख्याल से हमें खुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम डावरी लेना बंद करें। अगर हम अपने घर से स्टार्ट लेंगे
तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मोस्टली केसेस में हम ये देख रहे होते हैं कि मैं ये बात कर रही हूँ कि हमें डावरी नहीं लेनी, और सबसे पहले मैं ये डावर जो है वो डावरी डिमांड कर रही हूँ कि नहीं ये भी आना चाहिए, काउच भी आना चाहिए, 7 सीटर सोफ़ा होना चाहिए, इस डिज़ाइन का होना चाहिए। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अगर हम देखें तो आजकल तो आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है। माँ-बाप को मेरे ख़्याल से ज़्यादा वो लिस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपके जी, इन-लॉज़ की आपको लिस्ट मिल जाती है कि ये चीज़ें आपने लेकर आनी है। तो ये चीज़ तभी ख़त्म होगी जब हम इसके ऊपर खुद बात करेंगे, जब हम इसको स्टॉप करेंगे। मेरे ख़्याल से कवानीन हर चीज़ के ऊपर मौजूद हैं। मेरे ख़्याल से 302 का कानून बहुत पहले बन चुका है, लेकिन अभी भी मर्डर्स हो रहे हैं। ये कब परफेक्ट। ख़त्म होगा? ये तब ख़त्म होगा जब हम खुद इसको ख़त्म करेंगे, और इसको खुद एक लानत समझेंगे, इसको खुद एक कम निगाह से देखेंगे। ये चीज़ तब ख़त्म होगी जब हम अपने घर से स्टार्ट लेंगे, हम खुद इसको स्टॉप करेंगे, ना हम देंगे, ना हम डिमांड करेंगे। अगर आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं तो अपने जो आपका सोशल स्टेटस है उसके मुताबिक देना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप उनको गिफ्ट्स दें। लेकिन अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा है तो मेरे ख़्याल से इसको सिर्फ़ आप ही रोक सकते हैं, ना कोई कानून इसको रोक सकता है, ना कोई तीसरा बंदा आके इसको रोक सकता है। इसको बिल्कुल, रोकने के लिए हमें खुद ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि बिल्कुल। कवानीन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। ये बिल्कुल ठीक तभी बात है। होगा जब हम इसको खुद खत्म करेंगे। थैंक यू क्योंकि जी। हम देखते हैं कि वाकई आपने द बेस्ट एग्जांपल इन दिस होल डिस्कशन वाज के द आर्टिकल ऑफ लाइक 302 इज एवर सिंस एग्जिस्टेड बट अभी भी मर्डर्स होते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, वी हैव टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू अ चेंज। तो मिस समाया, आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन जो कि एक लीगल प्रोसीजर की तरफ हम करेंगे कि व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, व्हाट वुड बी द लीगल प्रोसीजर अगर एक औरत जो है वो अपनी डॉरी जो है वो रिकवर करना चाहती है आफ्टर खुला का केस है या तलाक है या व्हाटसोएवर, शी इज बीन बीटन आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वो कोई ऐसा केस करती है जिसमें वो अपनी डॉरी डिमांड कर रही है। सो व्हाट वुड बी द लीगल प्रोसीजर, एंड प्लीज डू एनलाइटन अस द हर्डल्स दैट शी हैज टू फेस इन दोस लीगल प्रोसीजर्स। अगर एक औरत अपना डाउरी डिमांड करना चाहती है तो सबसे पहले इसकी जो कंप्लेंट है वो रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर को जाती है। रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर को आप इसकी कंप्लेंट करते हैं, और जो कोर्ट्स इन मैटर्स को डील करते हैं दीज आर फैमिली कोर्ट्स। और फैमिली कोर्ट्स में नॉर्मली जो पाकिस्तान में या जो जजेस का जुडिशरी का जो एटीट्यूड है वो प्रो वुमेन है, वो एक क्लीनियंट एटीट्यूड है, मोस्टली इनको रिलीफ दे दिया जाता है। लेकिन आपको पता है जो हर्डल्स बेसिकली आती हैं वो उसी में आती हैं कि उसके एक तो इतना टाइम लग जाता है कि कम से कम 2 इयर्स आपके लगते हैं, और फिर उसकी जब इन्फोर्समेंट होती है, उसमें जब वैल्यूएशन होती है कि जिस टाइम पर जहेज दिया था उस टाइम पर उसकी वैल्यू क्या थी, और बाद में जिस टाइम पर केस सूट आपने फाइल किया उस टाइम पर उसकी वैल्यू क्या है। जीवन जब आपकी डिवोर्स हो गई है या बाद में आप वो चीज़ें लेना वापस चाहते हैं तो उसमें ऐसे इतने क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ऐसे एविडेंस लेनी पड़ती हैं आपको कि वो चीज़ आपको बहुत मुश्किल हो जाती है, और बहुत टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसीजर, ये इतना ईजी नहीं होता, जिस वजह से अच्छी खासी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं किसी भी खातून को। ओके, एंड जब हमारे पास एक ऐसा केस जो है किसी लेडी ने या किसी फीमेल ने पुटअप किया है, और बिफोर रिकवरिंग हर डॉवरी उसका उससे ज्यादा खर्चा जो अखराजात उसे केस पर आ जाते हैं, शी हैड टू गो टू अ गुड लॉयर एंड शी हैड टू पुट अप ऑल द विटनेसेस एविडेंसेस। तो आप क्या समझती हैं कि इस पे लेजिस्लेशन होनी नहीं चाहिए? एज टाइम का फैक्टर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिस नविश ने भी हमारे इस पे इनलाइटन किया कि जब हमारे पास एक चीज है वो आपके 1-2 साल प्रोसीजर में ही ले जाएगी, एंड देन कम्स द डिक्री एंड फिर उसकी इवैल्यूएशन और एनफोर्समेंट। तो सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि हमारी लेजिस्लेशन में अभी भी फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं दैट शुड बी रिकवर्ड, और जिन पे हमें फर्दर अमेंडमेंट्स की जरूरत है? और सबसे बड़ा उस पे इशू टाइम फ्रेम का है कि हमें एक टाइम फ्रेम डिवाइस करना चाहिए जिसमें वो केसेस जो वो रिजॉल्व हो, एंड आफ्टर दैट जो डिक्री के बाद का प्रोसीजर है थोड़ा उसे स्पीड अप करने के लिए हमारे पास क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? उसके बाद तो यही है कि या तो आपके पास प्रॉपर एक लिस्ट अवेलेबल हो उन चीज़ों की जो कि उनकी वैल्यू शो करे, ताकि क्लियरली आपके पास आसानी हो, या एक निकाह रजिस्ट्रार को एक जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली आप निकाह रजिस्ट्रार को एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ें थी और उनकी उस वक्त ये वैल्यू थी। ये क्योंकि आपको पता है कि प्राइसेस की जो भी डेप्रिसिएशन है ये साथ साथ चलती रहती है, और वो आपको फिर उससे क्लियरली एक चीज़ पता चलती है। आप अपने तौर पर मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर रखें, जो एम्बिग्यूटीज कम हो वो आप आगे करें, बट स्टिल इट टेक्स मच टाइम, बिकॉज एविडेंस लेने में और इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, और कोर्ट्स में इतनी जल्दी जल्दी कोई भी डिसीजंस नहीं होते हैं, कोई भी आपकी अगर हो भी जाएंगे तो वो इन्फोर्समेंट में अच्छे खासे इश्यूज आते हैं।
Miss Nevish, you would like to throw some light on this certain question? इसमें एक चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारे ख़वातीन के जब केसेस आते हैं तो कुछ के पास रिसीट्स मौजूद होते हैं, उनके जितनी भी डावरी होती है डावरी आर्टिकल्स के, कुछ के पास रिसीट्स मौजूद नहीं होते। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तब भी आप एक लिस्ट दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत सारे केसेस में देखती हूँ वो ये है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर आप एक स्टाम्प पेपर पे लिख लें या आप अपने निकाहनामा में ही ऐड कर लें कि ये डावरी आर्टिकल्स जो थे ये एट द टाइम ऑफ मैरिज पेरेंट्स के साइड से लड़की को दे दिए गए थे, क्योंकि अक्सर औकात इसमें गोल्ड भी शामिल होता है, कभी प्रॉपर्टी भी शामिल होती है और बहुत जैसे इन्होंने बात की कि बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी होते हैं एट टाइम्स, तो वो कॉन्फिस्केट कर लिए जाते हैं, वो ले लिए जाते हैं उनसे। तो उसकी एक लिस्ट या तो आप एक स्टाम्प पेपर पे जैसे एक मेहरनामा होता है तो वैसे आप डावरी आर्टिकल्स के लिए भी एक डीड बना सकते हैं कि ये डावरी आर्टिकल्स जो थे एट द टाइम ऑफ मैरिज दिए गए थे। तो मेरे ख्याल से इससे आपका केस बहुत सिंपल और इजी हो जाएगा कोर्ट्स में, क्योंकि एट टाइम्स प्रूव करना कि ये आर्टिकल्स दे दिए थे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे फर्नीचर है या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो तो सब की तरफ से ही होते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं पेरेंट्स की साइड से। तो मेरे ख्याल से इन सब को एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लेकर आना या उसको एक निकाहनामा में शामिल कर लेना, उसको ऐड कर लेना बहुत ज़रूरी होगा अगर आप अपने लेटर ऑन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। So, just a single question, Ms. Nevish. Do we have some certain columns in the nikah in the nikah or that document कि हम जिस पे add on करवा सकें कि at the time of the wedding क्या चीज़ promise थी? उसके अंदर आपके पास है कि निकाह के टाइम पे कोई चीजें दे दी गई थी तो उसको मेंशन करें, तो वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि साथ में स्टाम्प पेपर अटैच्ड है और पेरेंट्स की तरफ से जो चीजें दी गई थी दोज आर अटैच्ड इन स्टाम्प पेपर। तो वो सारा स्टाम्प पेपर पे आप लिख लें, उसके अंदर भी विटनेसेस आ जाएंगे और ग्रूम और ब्राइड के साइन आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो काफी आपके जो लेटर ऑन फ्यूचर में जो आपके केसेस हैं वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। Perfect. So it's like we have the option. We have that option to annex the things on a stamp paper and get that annexed with the nikah so that we have a proof. Okay, perfect. Miss Samara, you would like to say something? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर और आता है रुबाब, वो ये आता है कि जब ये केसेस कोर्ट्स में जाते हैं स्पेशली फैमिली कोर्ट्स में, तो एक पार्टी क्लेम करती है कि मैंने इतना जहेज दिया था, हमने इतने लाखों का जहेज दिया था, और दूसरी पार्टी क्लेम कर रही होती है कि हमने बारात तक का खाना खुद के लाया था। और इसको क्लियर करना इतना मुश्किल होता है, ये भी एक टाइम फैक्टर में, टाइम का फैक्टर ये भी बहुत ज्यादा काउंट होता है कि इन चीजों को क्लियर करने में इतना टाइम लग जाता है कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी पीक पर दोनों चीजें कर रही होती हैं क्लेम। वो कह रहे होते हैं हमने इतना जहेज दिया, दूसरी तरफ से होता है कि उन्होंने दिया ही कुछ नहीं, हमने सारा कुछ खुद किया है। और इन चीजों को क्लियर करने में बिल्कुल जैसा कि महविश ने कहा है कि अगर उसी टाइम पर आप एक लिस्ट अपने निकाहनामे में, वो एक कॉलम होते हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट गोल्ड वगैरह कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हो, आप वो लिख लें या आप निकाह रजिस्ट्रार के पास कोई ऐसी लिस्ट दे दें जो ये क्लियर करे कि आपने जो आइटम्स दी, तो इससे एम्बिग्यूटीज कम होती हैं, एक कॉम्प्लिकेशंस जो फेस करनी पड़ती हैं प्रोसीडिंग्स के दौरान वो नहीं होती हैं, और एक टाइम भी जल्दी मतलब टाइम फैक्टर भी इसमें कह लें कि कवर हो जाता है। Perfect. So here comes another question. ये discussion से मेरे ज़हन में बस अचानक से आ गया. We have a clause in the Restriction Act 1976 that says कि आप dowry के according कि आप 5,000 से ज़्यादा का जहेज नहीं दे सकते. So if a woman claims in the court कि उसकी dowry जो थी वो बहुत expensive थी, so और जो husband side है, they take the defense that हमने तो जी according to the law किया था सब कुछ, so the dowry was just up to 5,000. So what would be the recovery procedure in that? How could that defense be taken over? रिकवरी प्रोसीजर में आपको बताया गया, उसमें बेसिकली वो यही चीजें आती हैं कि आपको एविडेंस रिक्वायर्ड होती है, आपको कोर्ट्स में कोई ऐसी एविडेंस पेश करनी पड़ती है जो इस चीज को क्लियर करती है कि नहीं आपने इतने का नहीं, आपने इतने लाखों का जहेज दिया था। आप कोई एक तो ऐसा एविडेंस होगा जो कि उसको क्लियर करेगा। बात एविडेंस से करवानी पड़ती है जिससे आपका बिल्कुल एट द टाइम जो शादी ब्याह वाला जो एक पूरा हंगामा होता है उसमें आपके पास विटनेसेस प्रोड्यूस करना आसान होता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स जिन्होंने इतनी डॉवरी दी होती है दे आर आल्सो द विटनेसेस, और क्योंकि फैमिली कोर्ट्स में वो एक्सेप्टेबल होता है परफेक्टली। सो हियर कम वी विद द कंक्लूजन कि हमारे पास अभी फ्लॉज हैं जिन्हें हम लूपहोल्स हैं ऐसे जो कवर किए जा सकते हैं लेजिस्लेशन में। वी नीड सम स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट्स फॉर पनिशमेंट्स और फॉर अ डेटरेंस फैक्टर, और टाइम को कंज्यूम जो करती हैं चीजें उन्हें थोड़ा सा एरेडिकेट करने के लिए इंसान को खुद थोड़ा अवेयर होना चाहिए बेसिकली कि आप कुछ एड ऑन करवा सकते हैं अपने निकाहनामा में, एंड द थिंग्स दैट यू हैव गिवन टू द ब्राइड और समथिंग लाइक दैट।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया इस पर्सपेक्टिव पे. Thank you so much, Ms. Mahwish Mohib and Ms. Amara Mohsin as well. And at the end, we just conclude this session on two basic things. Okay, ये दोनों चीजें important भी हैं. They have their particular significance in the lives of the females particularly, and we've got this societal pressure on us always. And conclude करेंगे इसे. आप कुछ अपने ending remarks देना चाहें इस पे, Ms. Mahwish and Ms. Amara, both of you. Thank you so much for having us on your session. देखिए, डावरी आर्टिकल्स, जैसे मैंने पहले भी बात की, चाहे वो डावर है या डावरी आर्टिकल्स है, दोनों अगर एक लिमिट से एक्सीड हो जाए और सोशल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हस्बैंड के और फादर के, मेरे ख्याल से सोसाइटल प्रेशर्स को लेने की ज़रूरत नहीं होती. आप अपने इस्तिताअत को देखें, जितनी आपकी इस्तिताअत है, और सबसे पहले जो हमारे सोसाइटल ईवल्स हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. जहेज़ एक बहुत बड़ा ईवल है, इसको तभी ख़त्म किया जाएगा जब हम इसके ऊपर एक स्टेप लेंगे. और डावर भी जो है वो भी एक लिमिट तक स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादियां भी इस वजह से नहीं होती कि उनका डावर बहुत ज़्यादा होता है और वो नहीं पे कर सकते. इसी तरह के से बहुत सारे लोग डावरी आर्टिकल्स नहीं पे कर सकते. तो इस वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं. मेरे ख्याल से जो इस्लाम ने तरीक़ाकार बताया है, उसको अगर हम फॉलो करें तो सबके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा सोसाइटी लेवल जो है ये ख़त्म हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने. ओवर टू यू, मिस अमारा, जस्ट टू ऐड सम एंडिंग रिमार्क्स ऑन दिस डिस्कशन. मिस, आपका माइक म्यूट जा रहा है. मिस अमारा, वुड यू प्लीज अनम्यूट माइक? थैंक यू सो मच. बेसिकली एक जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है हम सबको, कि हमें इतनी अवेयरनेस हो कि ये एक सोशल इविल है और इससे ख़त्म करना कितना ज़रूरी है. और ये किसी भी लॉस से पहले हम लोग खुद हैं जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. अगर हम खुद इस्लाम को फॉलो करें, जो इस्लाम ने आसानियाँ हम लोगों के लिए रखी हैं, हम उन चीज़ों को अगर खुद से उस पर अमल करें, सबसे पहले, किसी और को तो हम बाद में कहें, पहले हम खुद करें, तो शायद बहुत बहुत ज़्यादा इसमें जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको क्रिटिकल सिचुएशन जो करते हैं क्रिएट, वो ख़त्म हो सकते हैं और सबके लिए आसानियाँ हो सकती हैं. और इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप पहले खुद से स्टार्ट लें. Indeed. So we have this discussion concluded on the remarks that charity begins at home once again. So before किसी पे आप point out करें, so if you're pointing a single finger to the other person, the rest of the three are pointing at you. So पहले खुद को देखें, खुद को amend करें. We'll conclude this discussion here. Thank you so much for joining us, Ms. Mahwish Mohib and Amara Mohsin, for your precious time and enlighten us on these topics which are really important in the life and the time which is going on in this era. So I will just conclude this meetup and we'll go off by saying to you that keep yourself safe. This is a situation of hard times in this pandemic that we have been facing for the last 2 years now. Vaccination करवाएं, खुद को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें. This is a public service message you can say. So we'll be off now and thank you so much for having us all.